Hello everyone, welcome back to Educational Monk. So we are starting with the diversity in living organism, क्लास 9th का चैप्टर. ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर का नाम जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये समझना बहुत ज़रूरी है. लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो भी स्पीशीज़ ग्रोइंग है, ठीक है, जो ग्रो कर रही है, या फिर जिंदा ऑर्गेनिज्म जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसकी उसमें डाइवर्सिटी की हम बात करें. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नताएं, ठीक है, अलग अलग वैरायटी. चाहे आप प्लांट की स्पीशीज़ को ले लो, वो भी क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है, तो उसमें भी क्या होती है, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं. चाहे आप फ्लावर्स में बात कीजिए, उसमें भी वैरायटी होती है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि वैरायटीज़ पाई जाती हैं. ये आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, जितनी भी स्पीशीज़ है सब में क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है. तो चलिए देखते हैं क्या होती है डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी का मतलब है अर्थ में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के, ठीक है. उनका आकार और जो शेप होता है वो बहुत अलग अलग होता है. जैसे कि आप एनिमल किंगडम में देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ठीक है. उनमें क्या होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं. अब जितनी सारी स्पीशीज़ होंगी उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाएंगी. तो द वैरायटी ऑफ प्लांट्स राइट फ्रॉम स्मॉल ग्रासेस टू टॉल यूकेलिप्टस ट्रीज. जैसे कि प्लांट्स की में आप वैरायटी देखेंगे, उसमें क्या होता है, छोटी सी घास से आपको बहुत बड़ा लंबा सा यूकेलिप्टस का ट्री तक देखने को मिलता है. तो ये सारी वैरायटी को हम क्या कहते हैं, दिस वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. तो इस वैरायटी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं. अब दूसरा टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी. बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. ओके, सो द वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. अगर आप किसी जियोग्राफिकल एरिया में देखें, ठीक है, जहाँ पे प्लांट और एनिमल प्रेजेंट है, वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी एनिमल्स की भी मिलेंगी और प्लांट्स की भी मिलेंगी. तो इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के रिस्पॉन्स में हम क्या कह रहे हैं, इसे बायोडाइवर्सिटी. तो समझ में आया बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. किसी भी अगर आप जियोग्राफिकल एरिया की बात करेंगे, अगर हम वहाँ पे प्लांट और एनिमल की डिफरेंट स्पीशीज़ को देखते हैं तो वो हो जाती है बायोडाइवर्सिटी. अब नेक्स्ट टर्म एक आता है टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखिए, टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं. अब आप देखिए, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमको भी कैटेगराइज किया गया है, हमारा भी एक आइडेंटिटी कार्ड होता है. सपोज वी आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, सो आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा, आपका कुछ नाम आपके पेरेंट्स ने रखा होगा, ठीक है, तो वो हो गया नोमेनक्लेचर. एंड आपको फिर अगर स्कूल में देखें तो क्लासीफाई भी किया होगा क्लासेस के बेसिस पे. जैसे अभी आप 9th क्लास में हैं तो आपको क्लासीफाई कौन सी क्लास में किया गया है, 9th क्लास में, ठीक है. तो इसी तरीके से क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है. तो जहाँ पे हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी की इस ब्रांच को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं. जहाँ पे हम किस किस चीज़ों से डील करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले इसकी बात करी किसने थी, कैरोलस लीनियस, जो कि साइंटिस्ट थे, और इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. यानी इन्होंने ही इसकी शुरुआत की कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऐसे कैटेगराइज किया जाए कि हम उनको क्या कर सकें, आसानी से पढ़ सकें. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं. तो जैसे हमने देखा एजुकेशन सिस्टम में भी हम बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को हम अलग क्लासीफाई करेंगे और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को अलग क्लासीफाई करेंगे. ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स अभी हम ले लेते हैं, होता है एनिमल में और दूसरा होता है प्लांट्स में. तो हमें क्लासीफाई करना है ना इस बेसिस पे. तो कैसे करते हैं, देखिए, एनिमल्स के केस में हम किंगडम लेते हैं, प्लांट्स के केस में हम किंगडम की जगह डिवीजन लेंगे. तो किंगडम, फिर उसके बाद आता है फाइलम, ठीक है. जैसे आप देखते हैं होता है किंगडम होता है, उसके बाद हम उसको छोटे वाले उससे छोटे सब कैटेगरीज में रखेंगे जिसे हम फाइलम बोलते हैं. फिर आती है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, जीनस और स्पीशीज़, ठीक है. ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, होमो सेपियंस,
ठीक है, जीनस होता है होमो, सेपियंस होता है स्पीशीज़। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लासीफाई करते हैं हम किसी भी लिविंग थिंग्स को। ठीक है, आप इसको किसी भी निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है किसी भी लिविंग थिंग्स को। नेक्स्ट आता है वही क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सबसे पहले उसकी सिमिलैरिटी देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें डिफरेंसेस देखते हैं, उस बेसिस पे आप क्लासीफाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है समय के साथ साथ अगर आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। ठीक है, और इवोल्यूशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये बहुत सालों सालों से चलता हुआ आता है, फिर हमें देखने को मिलता है इसका रिजल्ट। जैसे कि हम बोलते हैं हमारे एंसेस्टर कौन है, बंदर को बोला जाता है ना। ठीक है, तो ऐसे ही इवोल्यूशन क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। इट इज़ अ वेल स्टेब्लिश्ड एंड फैक्ट दैट ऑल द लाइफ फॉर्म्स हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ऐसा माना जाता है कि जो लाइफ ओरिजिन जिसका हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, हमारा एक कॉमन पूर्वज हुआ करता था जिससे कि लाइफ जो हुई है ओरिजिनेट हुई है। साइंटिस्ट हैव प्रूव दैट द लाइफ बिगिन ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल लाइफ फॉर्म्स। तो साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि जो अर्थ पे लाइफ शुरू हुई है ये एक सिंपल लाइफ से शुरू हुई थी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया यहाँ पे क्या हुए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होना शुरू हो गए। तो कहाँ से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आए हैं, जो सबसे पहले एंसेस्टर थे हमारे कॉमन एंसेस्टर, उसी से आगे फर्दर डेवलप होते हुए टाइम के साथ साथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। तो इस बेसिस पे हम क्या कहते हैं, इसे इवोल्यूशन के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म विथ सिंपल सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड नो डिवीजन ऑफ लेबर आर कॉल्ड प्रिमिटिव। अब इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंपल सेल्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है और उनकी सेल्स में कोई डिवीजन नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो क्या होते हैं, पहले सबसे शुरुआती ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं जिनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर सिंपल होता है और कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। एडवांस ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं, जैसे कि मैमल्स। ओके, मैमल्स में कौन आता है, ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। तो उनके पास क्या होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी सेल्स पाई जाती हैं मैमल्स में। और वहाँ पे क्या होता है, जितने भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। तो यानी कि एडवांस ऑर्गेनिजम्स को हम इस पर्टिकुलर एरिया में कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडवांस ऑर्गेनिज्म मींस ग्रेटर डिग्री ऑफ इवोल्यूशन विच लीड्स टू मोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो एडवांस ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप देखेंगे, उसको हम बोलते हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म। इसका ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे वो दिया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था, क्लासिफिकेशन दिया था। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जब क्लासिफाई किया था एनिमल्स को तो इन्होंने बोला था कि इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल। या तो ज़मीन में रहेंगे एनिमल्स या फिर पानी में रहेंगे। ठीक है, इन दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था। लेकिन जब आप देखते हैं तो हम अगर पानी और ज़मीन में इन दो तरीके से अगर एनिमल्स को देखेंगे तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा एनिमल का क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो एक्वेटिक होता है वहाँ पे आपको लार्जर एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, स्मॉलर एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल में भी होता है। तो देखते हैं ड्रॉबैक्स, यानी कि उनमें क्या कमी आई कि इस क्लासिफिकेशन को हमें अप्रूव नहीं करना पड़ा। ठीक है, मतलब ये आगे को बढ़ नहीं पाया। बोथ सी एंड एज वेल एज लैंड वी कैन फाइंड एनिमल्स एंड प्लांट। ओके, हम लैंड पे और सी में दोनों जगह पे एनिमल्स और प्लांट्स को देख सकते हैं। Moreover, there are very small animals like seahorse and along with large animal like whale. तो छोटा सा एनिमल जैसे कि सी हॉर्स और बड़ा एनिमल लाइक व्हेल, हम दोनों को वहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे।
है ना। सो इट वॉज नॉट अ गुड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको जो है आगे को बढ़ाया नहीं गया इस बेसिस पे, क्योंकि ये जो थी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकता था। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास कुछ और क्लासिफिकेशन के बेसिस हो सकते हैं जिस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला होता है न्यूक्लियस के बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ऐसे सेल्स जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट सेल कहते हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। और इन्हें प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स भी कहा जाता है या ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, इन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। और इनमें क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस तो पाई जाती है होती है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि लाइसोसोम, ठीक है, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये सब एब्सेंट होते हैं। तो इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। तो ये पहला टाइप हो गया। अब सेकेंड टाइप देखते हैं क्या होता है। अब हम देखते हैं जो सेल्स होती हैं उस बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। तो दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल पाई जाएगी। तो ऑर्गेनिज्म विच हैज़ सिंगल सेल आर टर्म्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे सेल जिनके पास जो रिस्पॉन्सिबल होंगे एक ही सेल सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो कैटेगराइज किया जाता है यूनिसेल्युलर में। मल्टी सेल्युलर में क्या होता है, मल्टी मतलब मैनी सेल वाला। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक या एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं उन्हें हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और क्योंकि इनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं तो इनमें डिवीजन पक्का पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इनमें मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कंपेयर टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक से ज़्यादा सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे फंक्शनिंग जो है डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे एक सेल ही सारा काम करता है, यहाँ पे बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड देखते हैं किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे होता है न्यूट्रिशंस के बेसिस पे, ठीक है। न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इनके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को करने का काम करता है, ठीक है। प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस की क्लोरोफिल के कारण ही हो पाती है, क्योंकि ये ज़रूरी पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही पाया जाता है। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ्स, जो कि अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल्स। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं जो इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, इनके पास क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है। और जैसे कि कुछ फंगस या फिर बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल होते हैं, प्रोटोजोआ भी इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। सारे के सारे एनिमल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब डी होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। अब बॉडी भी जो है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक जैसी नहीं होती है, तो उनमें भी क्या होते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो साइज़ में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। हाइड्रा इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जितने भी यहाँ पे सेल पाए जाते हैं उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। सेल्स जो होती हैं यहाँ पे काम करती हैं। अब देखिए जो लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, बड़े साइज में होते हैं, उनमें क्या होता है,
टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बना देते हैं। सपोज आप यहाँ पे इसका एग्जांपल ह्यूमन बींग्स दिया हुआ है, तो हमारे बॉडी में भी क्या होता है, सेल्स होता है। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हमारे पास क्या होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं हर काम को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा, इनमें क्या होता है, सेल्स ही अपना काम खुद करती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती हैं और वो फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। लेकिन लार्जर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के पास क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो काम करने के लिए डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, सेपरेटली बनी होती हैं। अब यहाँ पे थर्ड आता है, कुछ प्लांट्स में भी यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि लार्जर प्लांट्स में जब आप देखते हो तो यहाँ पे रूट सिस्टम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, वाटर मिनरल्स को लाने ले जाने का काम रूट सिस्टम करता है, ठीक है। और लीफ होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए होती है, फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। सो बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस सब कैटेगरीज। तो इतनी सारी मतलब डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, तो इस बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं हम, क्लासीफाई कर सकते हैं